So, very warm welcome, and once again, thank you very much. And it's my pleasure to have you on my YouTube channel. Thank you. So, sir, इस discussion में my first question is that we will be discussing on Russia-India relation. तो जी रशिया और इंडिया के रिलेशन एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, बट आजकल कुछ टाइम से देख रहे हैं उसमें डाउन साइड काफी है। तो क्या आपको सर वजूहात लगती हैं, क्या रीजन लगते हैं इन दोनों के रिलेशन में वो वार्मनेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी? आपकी क्या ओपिनियन है सर? देखिए, मेरा विचार ये है, जो दोनों देशों के संबंध बहुत ही गूढ़ थे, प्रगाढ़ थे, बहुत ही घनिष्ठ थे और अभी भी बहुत अच्छे हैं। अगर ये कहने का कोई प्रयास करेगा जो हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम्म। हमारे जो संबंध हैं रूस के साथ, इट रियली कंटिन्यूज टू बी, these bilateral relations continue to be a very strong pillar, a very foundational pillar of our foreign policy. So जो भी संबंध होते हैं, they are a response to the time, to the geopolitical situation of that particular time. जो वहाँ उस समय के हालात होते हैं, तो उसी को देखकर देशों के संबंध भी होते हैं, क्योंकि सभी देश अपनी विदेश नीति को अपने हितों को सामने रखते हुए और अपने हितों को कैसे प्रमोट किया जा सकता है उसको सामने रखते हुए करते हैं। और आजकल देखिए, उस समय था बाइपोलर वर्ल्ड था, जो एक अमेरिका के द्वारा, क्योंकि उनके जो एलाइज थे, और दूसरा सोवियत संघ के द्वारा, उनके जो वार्सो पैक्ट कंट्रीज थे। तो भारत जो था तब नॉन अलाइंड कंट्री था, परंतु जब हमें सोवियत संघ ने बहुत सहायता दी और हमारे ऊपर जब हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी, सुरक्षा का हमारे ऊपर संकट आया, जब 1971 में जब यहाँ पर जेनोसाइड हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान जो था, तो उस समय हमने उनके साथ समझौता किया था, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। अगस्त 1971 में हमने उसको साइन किया था। तो तब मैं कहूंगा जो वो हमारे जो संबंध थे दोनों देशों के, बिल्कुल एकदम चरम सीमा पर थे। तो उसके बाद उतार चढ़ाव वगैरह होते गए, परंतु फिर भी उसका सोवियत संघ का विघटन हुआ, रशियन फेडरेशन बना 1991 में, और 2000 में हमने फिर से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनके साथ अपना समझौता किया। इसको हमने अपग्रेड किया टू अ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2010 में। और देखिए, हर साल 2000 से लेकर अभी तक हर साल हमारे दोनों देशों में समिट लेवल मीटिंग्स होती रही हैं। पिछले साल केवल नहीं हो पाई क्योंकि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक है। तो मैं ये कहूंगा हमारे संबंध अभी भी बहुत अच्छे हैं। अगर देखा जाए हर हर मायने में, जो हमारी स्ट्रेटेजिक एक्सचेंजेस क्या हैं, डिफेंस पार्टनरशिप कितनी है, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी में, फॉसिल फ्यूल्स में, गैस में, ऑयल में, तो ये सभी क्षेत्रों में हमारी द्विपक्षीय संबंध बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डायनामिक हैं। बिल्कुल सर। बट सर, ये भी देखा गया है कि इंटरनेशनल इश्यूज पर रशिया मोर इंक्लाइंड है चाइना के इंटरेस्ट को लेके रादर देन इंडिया के इंटरेस्ट को लेके, यानी कि रशिया और चाइना दोनों सेम पेज पे रहते हैं, जबकि इंडिया को वो रशिया आजकल इतना कंसीडर नहीं कर रहा। तो क्या वजह है? बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूएस जो टग ऑफ वॉर है, या चाइना और यूएस का जो रिलेशंस चल रहे हैं? क्या रीजन है कि इंडिया और चाइना इंटरनल नेशनल इश्यूज पे कॉमन पेज पे नहीं रहते हैं? नहीं, इंडिया चाइना तो नहीं रहते, पर मेरे विचार से आपका प्रश्न है जो भारत और रूस क्यों नहीं रहते हैं। हाँ जी, इंडिया और रशिया। हाँ, इंडिया रशिया क्यों नहीं रहते हैं। देखिए, उसमें मेरे विचार से रूस चीन की इतनी तरफदारी नहीं करता है, वो अपने हितों को प्रमोट करता है। और उसके हित कहाँ पर हैं? क्योंकि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है आर्थिक तरीके से और सामरिक तरीके से। क्योंकि जब से ये यूक्रेन में प्रॉब्लम शुरू हुआ है 2014 से लेकर, और उसके बाद हम देखते हैं जो वहां पर क्राइमिया में भी रूस ने रेफरेंडम कराया और उसको एनेक्सेशन उसका हो गया रूस की तरफ, तो उसके बाद बहुत ज्यादा उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं।
और जिसकी वजह से उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रूस में इतना ज्यादा कुछ मैन्युफैक्चरिंग की वो नहीं है, काबिलियत नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है। उसके पास ज्यादा जो है वो कमोडिटीज हैं, ऑयल है, गैस है, कोल है। और चीन क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर गया है पूरे दुनिया में, तो उसको ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है और उसके पास इतनी ज्यादा ऊर्जा है नहीं। तो जो उसका ऑयल और गैस वहां पर जाता था, ये यूरोप में जाता था, वो अब क्योंकि यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, उसको लेना बंद कर दिया है, तो अब वो उसको उसके पास और कोई मार्केट नहीं है, तो वो चीन के पास जाता है। तो इसलिए चीन के ऊपर उसका आर्थिक तरीके से और सामरिक तरीके से उसका बहुत ही डिपेंडेंस हो गया है। और इसीलिए वो चीन के साथ इतना ज्यादा अपने हितों को समझता है जो उसके साथ होने चाहिए। हालांकि वो एक बैलेंस भी करने का प्रयास करता है अपने संबंधों को। आपको मालूम होगा, जो जब पिछले साल हमने कहा था, जब चीन के साथ हमारे मसले इतने ये प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो हमने कहा था हमको वहां से वेपनरी चाहिए, S-400 जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हमें चाहिए। तो रूस ने कहा था जो भी आपको जरूरत है हम उस सब जरूरत को हम पूरा करेंगे, और जो S-400 है वो भी हम आपको जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे। यकीनन चीन की तरफ से ये आया होगा, उनके ऊपर कुछ दबाव होगा, कुछ परसुएशन भी रहा होगा, जो आप भारत को जो सब चीजें चाहिए वो आप मत दीजिएगा या देरी करके दीजिएगा। परंतु रूस ने भारत के साथ वो रखा है। हालांकि हम ये समझते हैं जो कुछ बातें अभी रूस की तरफ से की गई हैं, तो उसने बहुत जोर से चीन का पक्ष लिया है। जैसे इंडो पैसिफिक का मामला हो, उसमें क्वाड का हो, इंडो पैसिफिक का मामला हो, तो उसने यही कहने का प्रयास किया है, जो शब्द चीन इस्तेमाल करता है, दैट इट इज एन एशियन नेटो। और तो हमने तो कभी उसको नहीं कहा, हमने तो कहा ये जो इंडो पैसिफिक है कॉन्सेप्ट है, ये इंक्लूसिव है, फ्री ओपन, फॉलोइंग ग्लोबल रूल्स को उसको करने के लिए, फॉलो करने के लिए है। और फ्रीडम ऑफ द सीज है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट्स, उस सब के लिए है जिसको हम ये प्रमोट कर रहे हैं, जो भी ग्लोबल कॉमन्स में है। परंतु वो समझता है, जो चीन का जो नजरिया है, that Indo-Pacific is also a strategy. It is an initiative to contain China. और हमने ये बिल्कुल कहा है, जो कंटेनमेंट हमारे जहन में बिल्कुल नहीं है। हम तो इसको समझते हैं जो दिस इज वी आर गोइंग बैक टू हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप देखें 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो दिस वाज वन पीस ऑफ इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन was one connected body of water, और उसी को हम अब रिक्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जो रूस का कहना है, जो अमेरिका भारत को अपनी तरफ मिला रहा है, चीन के विरुद्ध खड़ा कर रहा है और भारत को उस तरफ नहीं जाना चाहिए, तो ये वो चीन का और ज्यादा वो पक्ष ले रहा है। परंतु हमें तो अपने हित के लिए जो करना है, और जैसे हमने आगे जाना है वैसे हम करते रहेंगे। हाँ जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर। सो अभी लास्ट मंथ मिस्टर लारोव जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया था। तो क्या ये एक मैसेज था इंडिया को देने के लिए कि अगर आप यूएस के क्लोज जाओगे तो वी हैव आल्सो ऑप्शंस टू कंसीडर? क्या लगता है सर आपको? देखिए, वो अप्रैल में यहाँ पर आए थे, हाँ जी, पिछले महीने नहीं, अप्रैल में आए थे कपल ऑफ मंथ्स बैक। हाँ जी, हाँ, तो अप्रैल में यहाँ से वापस जाते हुए, तो ये जिसे कहा जाता है हाइफिनेशन, ये पहले हुआ करता था। पहले अगर आप देखें, चाहे अमेरिका से या जापान से या यूरोप से कोई भी अगर
उच्चतम नेता यहाँ पर भारत आते थे तो जरूर वो पाकिस्तान भी जाया करते थे। तो इसको हाइफनेशन, जो भैया आप दोनों को इक्वली आप ट्रीट करेंगे, दोनों को एक बैलेंस की तरीके से आप देखेंगे और वैसे करेंगे। परंतु ये एकदम जो पश्चिम देश हैं वो तो उनके साथ खत्म हो गया था करीब 2000 में, क्योंकि जब यहाँ पर भारत में आए थे बिल क्लिंटन मार्च 2000 में, तो वो यहाँ पर 5 दिन के लिए रहे भारत में और 4-5 शहर भी घूमे। परंतु वापसी जाते हुए उन्होंने केवल 2-3 घंटे ही बिताए वहां पर पाकिस्तान में, और वो भी वहां के एयरपोर्ट पर ही उन्होंने रहे, पाकिस्तान के अंदर नहीं गए, कि एक बस टेलीवाइज्ड एड्रेस दिया उन्होंने पाकिस्तान की जनता के लिए। तो ये हाइफनेशन तो वहां पर खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद 2015 में हमारा यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील भी हुआ और पाकिस्तान बहुत हाथ पांव मारता रहा, जो भाई हमारे साथ भी ऐसा ही आप न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन करिए क्योंकि हमको भी न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए वगैरह वगैरह। परंतु वहां के जब उस समय के राष्ट्रपति बुश थे, उन्होंने कहा नहीं, ये आपके साथ नहीं हो सकता क्योंकि आपकी और भारत की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने हाइफनेशन एकदम बंद कर दिया था। पर यहाँ पर अब जब मिस्टर सर्गेई लावरोव आए तो मेरे विचार से थोड़ा ये उनकी तरफ से इनसेंसिटिविटी था, जो यहाँ से भारत से एकदम पाकिस्तान जाना। मे बी वो ये संदेश देना चाहते थे जो हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंध और बढ़ा सकते हैं। ये देखा जाए तो पिछले केवल चीन की बात नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी वो अपने संबंधों को और आगे ले जाते रहे हैं। आपको याद होगा जब 2016 में उरी के ऊपर हमला हुआ था, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने, रूस ने एक वहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी पाकिस्तान के साथ। एग्जैक्टली सर, यस। और वो पहले कहा गया था जो वो पीओके में होगी या गिलगित बल्तिस्तान में होगी, बाद में वो क्लैरिफाई किया गया जो नहीं, वहां पर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में। परंतु फिर भी उसको देखा जा रहा था जो इनसेंसिटिविटी है इंडिया के कंसर्न्स पर, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी इतनी इनसेंसिटिविटी। वो बहुत ही सेंसिटिव हुआ करते थे, जो भारत क्या सोचेगा, सप्लाई नहीं करते थे डिफेंस इक्विपमेंट वहां पर पाकिस्तान में। और उसके बाद उन्होंने 4 MI हेलीकॉप्टर्स भी सप्लाई किए। हालांकि उनका ये कहना, जो हमारे जो संबंध हैं भारत के साथ वो तो कहीं बड़े हैं पाकिस्तान से, बट इट स्टिल डज नॉट होल्ड मच वाटर, क्योंकि पहले वो ऐसे संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं इस्टेब्लिश करते थे। तो मे बी इट वाज अ मैसेज टू शो देयर अनहैप्पीनेस, बट आई थिंक उनको भी समझना चाहिए भारत बड़ा देश है और हमारे इंटरेस्ट हैं, बहुत इंटरेस्ट है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। तो अगर वी कैन नॉट गेट फुल satisfaction in terms of recognition of our interest, जबकि चीन ने हमारे ऊपर हमला किया है और अगर रूस उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करता है और वो कहता है जो भारत को चीन के साथ अच्छे संबंध करने चाहिए, उनको थोड़ी ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जो हमारे वहां पर 45 साल के बाद पहली बार वहां पर सैनिक मारे गए हैं और चीन जितनी भी हमारे साथ संधियां की थी 1993 में, 1996 में, 2005, 2012, 2013, सभी संधियों को उसने एकदम दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया और अपनी यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में अपने सैनिकों को लेकर आया है और तोप लेकर आया है, इक्विपमेंट, हवाई जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट्स को उसने वहां पर तैनात किया है। तो उसको ये भी समझना चाहिए जो भारत के विरुद्ध चीन ने ये कदम उठाए हैं और इसीलिए भारत के ऐसे संबंध हैं। तो ये कह देना जो यहाँ पर बिल्कुल भारत और चीन को मिलकर साथ रहना चाहिए, इनका जो मूल तत्व है उसमें व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज चाइनाज अग्रेशन, तो वो थोड़ी इनसेंसिटिविटी दिखाता है। तो इसीलिए वो वहां पर गए, पाकिस्तान गए, तो आपने देखा होगा भारत
के विदेश मंत्री अभी थे मॉस्को में, हाँ तो जी, वो भी वहां से वापस आते हुए जॉर्जिया में होकर आए। जॉर्जिया में गए थे। हाँ, तो आई थिंक दिस वाज एन इक्वल मैसेज। जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, वैसे ही रूस और जॉर्जिया के संबंध भी अच्छे नहीं हैं। हुँ, हुँ, और दो हिस्से हैं, नॉर्थ ओसेटिया और अब्खाजिया, जो कि रूस ने वहां से उनको इंडिपेंडेंस दिलाई थी, जो असल में जॉर्जिया के हिस्से हैं। तो आई थिंक पॉसिबली दैट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट टू सेंड अ मैसेज टू द रशियन लीडरशिप। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल वेल एक्सप्लेन्ड। तो क्या सर फ्यूचर में मिस्टर पुतिन विजिट करेंगे पाकिस्तान? आपको क्या लगता है? कर सकते हैं, कर सकते हैं, और वो अगर वो करना चाहते हैं तो करें। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक वी हैव टू, हमें अपने हितों को देखना है और अपने संबंधों को देखना है, कहाँ कहाँ हमारे जो हित हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो कोइंसाइड करते हैं। अगर रूस के हुँ, साथ हमारे संबंध हैं, जहां हमारे हित कोइंसाइड करते हैं, उसको हमने आगे लेकर जाना है। हुँ, जहां नहीं कोइंसाइड करते, वहां पर हम उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे जो हमारे क्या इंटरेस्ट हैं। अगर वो समझ जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो ठीक है, बट उसमें हमारे अपने जो पॉलिसीज हैं, नीतियां हैं, उनको हम ज्यादा इसमें बदलाव नहीं करेंगे। हुँ, क्योंकि हुँ, जैसे देखा जाए, अगर वो रूस नहीं चाहता जो भारत के संबंध इतने अच्छे हों अमेरिका के साथ। हुँ, अब हुँ, हम तो समझते हैं जो अमेरिका इज द रिलेशनशिप विद अमेरिका इज मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट वाइटल अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। हुँ, हुँ, चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, चाइना जिस तरीके से अग्रेसिव हो रहा है, चाइना जिस तरीके से असर्टिव हो रहा है, न केवल भारत के साथ बॉर्डर में, परंतु साउथ चाइना सी में, ताइवान के विरुद्ध और सब जगह भी। तो उसका मतलब है जो हमको पूरी तरीके से अपने को तैयार करना पड़ेगा, और वो तैयारी है हम जो अपने बॉर्डर में कर सकते हैं। 3,488 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है चीन के साथ। हमको अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, हमको अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे करने हैं, और हमें एक्सटर्नल बैलेंसिंग करनी है। हमें हुँ, अभी सॉरी, ये अमेरिका के साथ सबसे महत्वपूर्ण हमारे संबंध है, क्योंकि वहां से हमको कैपिटल चाहिए, वहां से हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, वहां से हमको इंटेलिजेंस चाहिए, वहां से हम सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आर्म्स इक्विपमेंट जो है वो बिल्कुल। हमें वहां से चाहिए। तो इसीलिए अगर रूस को इसमें थोड़ी दिक्कत है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो हम अपने नीतियों को बदल देंगे, हुँ, या हुँ, इंडो पैसिफिक का, या हमारा क्वाड का जो है, या अभी जो प्रधानमंत्री जी वहां पर उन्होंने वर्चुअल फॉर्मेट में बातचीत की G7 में, हुँ, तो इसका हुँ, मतलब ये नहीं है जो हम उसको बदल देंगे, ठीक है। But we will look at what are the areas of convergence, and we will try to एग्ज़ैक्टली, develop them, and we'll try to take them forward. एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली। तो सर क्या रशिया भी पाकिस्तान कार्ड प्ले कर रहा है जैसे चाइना वेरी ऑफन करता है? और जबकि देखा जाए तो पाकिस्तान रशिया को क्या दे सकता है? उसकी इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में है, बैंकरप्सी के कगार पे है, तो पाकिस्तान तो कुछ खरीद भी नहीं सकता रशिया से, अगर देखिए, हम डिफेंस की बात yeah, करें तो सिर्फ। before answering this question, let me also say what I had mentioned, that if Russia has some problems with some of the policies that India is following, India is pursuing. हम्म, Similarly, if the United States has some problems with the policies that we are following, then हम्म, we will try to explain those to the United States, हम्म, because there are bound to be differences even with the हम्म, best of your friends and strategic partners. तो हम्म, वही बात है जो अमेरिका टेल्स यू डोंट बाय S-400 हम्म, from Russian Federation, but हम्म, we find that it is a legacy relationship, and that is why we we continue to buy this S-400. So I think we need to have an independent policy which really looks at promoting and preserving our own interests, rather than be swayed to very significant extent by what some of the other countries are saying.
So that having been said, I will say that, I will reaffirm that our relations with the United States possibly are the most important and the most critical and vital at this stage of the geopolitical churn that is taking place. But that having been said, our relations with Russia are also very significant and important. Now, coming to your question as to what is it that Pakistan can give, one is that Pakistan has provided a link and a conduit to the Taliban for Russia. This is exactly what it has done even for the United States. You would have seen, the US, Donald Trump, when he had come to power in 2017, he had said, there is going to be no artificial timetable and we will continue to pressurize Pakistan. You would also remember he had said that Pakistan is been cheating us for the last 20 years. They consider us to be fools. We have given them $34 billion in coalition support fund to fight against terrorism, but they have been supporting the same terrorists that we have wanted. So, but that policy did not succeed. And in fact, Donald Trump had said that he's going to put more troops in Afghanistan, which he did in end of 2017 and 2018. That did not work out. So for his own electoral purposes, actually, he reached out to Pakistan so that he could get a connect with the Taliban and get them to the negotiating table. And similarly, Russia has also used Pakistan for the same purpose. And then you are right, economically, it might not be all that, vibrant and dynamic an economy. But still, I think it would be looking at some possibilities, some purposes, that it can, because for its defense supplies, if what India was buying from Soviet Union and the Russian Federation, and that has come down, so it needs more markets. So Pakistan could be a good market, although so far it has been getting all this supplies. Earlier it used to be from the United States. Today it is getting them from most of them from China. But Russia is also a very significant manufacturer and supplier, and it is a huge military industrial complex. So it wants to do that also. So possibly that is something that it has in mind, and it is also engaging in this oil pipeline from Karachi to Peshawar, which is quite a significant investment for Russia. So it obviously has its own interests. After all, it is full of all these. It's very rich in all these commodities. So it would be wanting to get the maximum advantage. And of course, Pakistan has an advantage that it is a large country, 200 million plus population, and it is in that sense a leader of the Islamic world. So it is these are some of the advantages. It's also a nuclear weapon state. It's a nuclear power. So these are some of the aspects that Russia would definitely have in mind when it tries to reach out to Pakistan. बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एम कम्प्लीटली एग्री। सर, आपने अभी जैसे बताया कि बायलैटरल समिट लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, तो सर आपको क्या लगता है कि इसका जो रीजन था वो कोरोना ही था या कोई और भी रीजन था? क्योंकि रिपोर्ट्स काफी अच्छे न्यूज़पेपर्स में भी, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में ये आई थी कि मिस्टर पुतिन और मिस्टर मोदी, I mean, they were not, very much on the same page that we should conduct our bilateral summit this year. तो ये सब अफवाह हैं, फेक न्यूज हैं, या एक्चुअल में कोरोना ही रीजन था? आपके क्या व्यूज हैं सर?
देखिए, ऐसा है मेरे विचार से, कोरोना एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, परंतु और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि जैसा हम्म मेरे विचार से ये जो अखबारों की न्यूज़ होती है, मेरा हम्म अपना ये अनुभव है, जो उनको बिल्कुल भी ऐसे सत्य मानकर तो नहीं चला जा सकता है, क्योंकि हम्म वो बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन में बहुत ज़्यादा वो डील करते हैं। तो हम्म इसीलिए ये समझा जाए जो कुछ और कारण हैं जो इस साल नहीं किया जाए समिट, तो वो मुझे ऐसा नहीं लगता है, परंतु ये ठीक है जो, क्योंकि भारत की नज़दीकी वहाँ से हो रही थी, अमेरिका के साथ हो रही थी और चीन के साथ हमारे संबंध, और हम क्वाड में और इसमें काफ़ी तेज़ी से जा रहे थे। तो हम्म ये कुछ कारण हो सकते हैं, परंतु फिर भी देखिए, समिट नहीं हुआ हो पर सितंबर के महीने में 4 सितंबर को हमारे रक्षा मंत्री गए मॉस्को में, 10 हम्म सितंबर को हमारे विदेश मंत्री गए मॉस्को में। तो वो दर्शाता है जो हमारे संबंध हैं बहुत ही डायनामिक हैं, बहुत ही वाइब्रेंट हैं, बहुत ही क्रिटिकल हैं। तो इस साल अभी जब हमारे विदेश मंत्री थे रूस में, मॉस्को में, हम्म तो वही बात कर रहे थे, जब मिस्टर पुतिन आएंगे भारत में, तो मैं उम्मीद करता हूं जो वो आएंगे, और ये जो अगर है तो थोड़ा सा ये टेम्पररी ब्लिप होगा, टेम्पररी हम्म हिकअप होगा, बट क्योंकि मैं ये समझता हूं जो दोनों देशों के बीच में देयर आर मेनी रीजंस for coming together. There are many convergences. There हाँ are many जी, synergies बिल्कुल। between the two countries, whether it is on a bilateral level, or it is on a regional level, or it is on a global level. तो हमारे बहुत ऐसे कारण हैं जिसमें हम दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज है, आतंकवाद है, ड्रग्स है, ये सभी जो चीजें हैं, इसमें हम दोनों देश मिलकर साथ काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं। अभी हम भारत नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, हाँ तो जी। उसमें हम वो करेंगे। भारत एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इनके रूस की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ठीक है पहले हम पूरी तरीके से निर्भर थे उनके ऊपर, हमारा जो भी इंपोर्ट करते थे करीब 80% से ऊपर सोवियत संघ या रूस से हम इंपोर्ट करते थे, हम्म परंतु अभी भी आप सिप्री की रिपोर्ट देखिए तो पिछले 5 साल में हमने करीब 58% अपना हम्म वो किया है, इंपोर्ट्स किए हैं वहां इम्पोर्ट। से। उसके बाद एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स काफी, और अब जब 2019 में आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे व्लादिवोस्टॉक में, और हाँ जी। वो वहां पर ही वाज द चीफ गेस्ट एट द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो हम्म बहुत सारी ऐसी निर्णय हुए थे, बहुत सारे ऐसे समझौते हुए थे जो चीन से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक एक कनेक्टिविटी वो बनाई जाएगी, जो हमारे विचार से तो इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी है। दूसरा, उन्होंने भारत को निमंत्रण दिया था भारत के लोगों को वहां पर ईस्टर्न हम्म रशिया में आकर काम करने के लिए, हाँ क्योंकि जी। वहां पर जो एरिया है, टेरिटरी, ज्योग्राफी है, बहुत बड़ी है, परंतु वहां पर लोग ज्यादा नहीं है, और भारत का जो डायस्पोरा है जहां भी गया है उसने बड़ा अच्छा काम किया है। और एग्जैक्टली। फिर भारत को उन्होंने निमंत्रण दिया था आर्कटिक रीजन में भी हाँ जी। उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, हाँ जी। एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसीलिए मेरे विचार से बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम हम्म काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ऊर्जा है, और हम्म। सेना क्षेत्र है, ये डिफेंस इंडस्ट्री है, क्लाइमेट। परंतु ऐसे बहुत और नए क्षेत्र भी हैं, और हाँ हमारा जी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो कुछ ऐसी बातें हों जिसमें वी आर नॉट, माइट नॉट बी totally on the same page, but हम्म। there are a large number of other things where our convergence is very close and very strong. बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डिस्कशन। आपने जैसे बताया कि 1971 वॉर में रशिया ने काफी सपोर्ट किया इंडिया को, और उनकी ट्रीटी भी हुई थी। मैंने मतलब बुक पढ़ी है, उसमें इंदिरा गांधी ने
अपने राजदूत को भेजा था, जो उन्होंने रशिया में जाकर डिस्कशन किया था और वो ट्रीटी फाइनलाइज हुई थी। तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है आज के सिनेरियो में? क्या इंडिया रशिया के साथ सेम ट्रीटी साइन कर सकता है? इज इट पॉसिबल? जस्ट आपके क्विक कमेंट। नहीं, हालात अलग हैं, हालात अलग हैं। वो कोल्ड वॉर का समय था हाँ जी। और इसीलिए वो किया जा सकता था और हमें बेसिकली अमेरिका को अलग रखना था और चीन को अलग रखना था और यूनाइटेड किंगडम को अलग रखना था। जो जब ये बात हो रही है तो हमारे ऊपर वो वहां से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा जंग चल रही है तो वो ऐसे हमारे ऊपर वहां से हमला नहीं हो। तो अभी हालात ऐसे नहीं है। भारत बहुत ही सशक्त देश बनकर उभरा है और हम अपनी टर्म्स पर जो भी हमारे रिलेशंस हैं और देशों के साथ वो हम कर रहे हैं और हमारे संबंध रूस से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं और हमारी इच्छा है जो अगर चीन अपने स्टेटस को एंटी पर आ जाता है, जैसे अब वहां पर दुशांबे में बातचीत हुई है हमारे दोनों विदेश मंत्रियों की, जो 12th मीटिंग ऑफ द आर्मी कमांडर्स, जल्दी ही उनकी मुलाकात होगी। हाँ तो जी। तब अगर वो स्टेटस को एंटी हो जाता है, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, डेप्सांग वगैरह में वो वापस चला जाता है, तो हम तो उम्मीद करते हैं जो हमारे संबंध चीन के साथ अच्छे ना हो परंतु नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल। क्योंकि बिल्कुल वो सर। बड़ा देश है। हमारे 3500 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, पहली शक्ति बनने वाला है अगले 6-7 साल में, ऐसा प्रतीत होता है, जो वो सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। तो हमें संबंध ठीक रखने हैं और जो हमारा इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है उसको हमें थोड़ा सा पाटने की जरूरत है। तो हम तो यही, और यूरोप के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, आसियान के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, गल्फ रीजन है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका, सभी के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो इसीलिए मेरे विचार से उस प्रकार की जो आपने कहा है ट्रीटी क्या हो पाएगी, मेरे विचार से इस समय उसकी आवश्यकता भी नहीं है और भारत स्वयं इतना सशक्त बनकर उभर आया है जो हमें किसी और के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आप मेरे चैनल पे आए, हमारे व्यूवर्स को आपने इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में इतनी इंसाइट दी, उनका आपने इतने तरीके से अच्छे से जवाब दिया। आपका सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। एंड सर थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड आई विश यू एंड ऑल viewers of your channel all the very best and all success. थैंक Thank यू you. सर, माय Namaskar. प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर।